दिवाली से दिवाली तक सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दिवाली से दिवाली तक मार्केट कहाँ भी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो पिछले 20 साल से हर दिवाली पर उनका एक ही लुक रहा है, वो एज ही नहीं हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीलेश शाह, एनविजन कैपिटल के एमडी एंड सीईओ हैं ये, और ये पहले काफ़ी ऑफकोर्स ब्रोकरेज हाउस में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं। कोटक म्यूचुअल फंड में भी ये सीईओ रह चुके हैं और अब अपनी खुद की कंपनी एनविजन कैपिटल चला रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। नीलेश, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपके साथ आवाज़ पे पहली बार बात हो रही है, तो आपके समय के लिए शुक्रिया। धन्यवाद अनुज, और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये आपके लिए। और पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको कई बरसों से देखा हुआ है और ऐसे बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है कि आप सीएनबीसी आवाज़ को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे। तो आपको और आपके सारे टीम को और व्यूअर्स को दिवाली की भी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। नीलेश, तो कैसा फील कर रहे हैं इस दिवाली पर, बुलिश या फिर कॉशियस? मैं कॉशियसली बुलिश कह सकता हूँ, ज़्यादातर बुलिश। लेकिन जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जो यूएस की परिस्थिति है, यूरोप की परिस्थिति है और बाकी जो दुनिया की परिस्थिति है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स जो भी डिसीजंस लेंगे, उससे हो सकता है कि थोड़ी कॉशन बरतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया की जो अभी प्रगति हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, जो इन्फ्लेशन में एक अच्छा काबू पाया जा रहा है, उससे मुझे काफ़ी एक बुलिशनेस का एहसास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इंडियन मार्केट की आउट परफॉर्मेंस रही है नीलेश, इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जो हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी है। मतलब 2008 का टाइम आपको याद होगा कि एफआई सेलिंग के बाद मार्केट कितना गिर गया था। इस बार एफआई सेलिंग शायद उससे ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट पीक टू बॉटम सिर्फ 18% गिरा और अब तो सिर्फ 5 या 6% दूर रह गया ऑल टाइम हाई से। इसको हम कैसे समझें? एक मैच्योरिटी है रिटेल इन्वेस्टर की या कुछ और? ये 2 या 3 चीज़ है। सबसे पहली बात है कि जो हमारा अर्थतंत्र है, इकोनॉमी है, वो रिलेटिवली बहुत ही रेजिलिएंट है। काफ़ी अच्छा एक कुशन मिल रहा है। जो भी सरकार की जो नीति नियम उन्होंने जो अपनाए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, उसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है और उसी का डिविडेंड्स हमें मिल रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो रिटेल वर्क है, जो हम जेनजी बोलते हैं, ये एक बहुत ही नया वर्क है जो बैंक के 5, 6, 7% के एफडी रिटर्न से खुश नहीं है। वो थोड़े रिस्क टेकिंग भी है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड भी है और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले सकता है, उनमें क्षमता है। और वो हमें देख रहे कि उनके जो फ्लोज है वो बड़ी मात्रा में आ रहे, बहुत बड़े प्रमाण में आ रहे, और ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत है। और पहली दफ़ा इतने बरसों में देखा है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है वो एफआई से बढ़ गई है। ये मेरे हिसाब से ये पिछले जो 4-6 क्वार्टर में जो हुआ है, जो पिछले संवत से ये संवत तक, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड चेंज है। और ये जो ट्रेंड है ये अगले 5-10 साल में एक बहुत ही बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ये हमें ध्यान रखना है। और तीसरी बात है कि जो इंडिया का जो आउट परफॉर्मेंस है, ये पिछले 1 साल के नहीं लगे, अगर आप पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल का डेटा देखिए, एमएससीआई इंडिया जो है उसका जो एक आउट परफॉर्मेंस है वो पूरे विश्व में शायद यूएस मार्केट के बाद शायद इंडिया का दूसरा क्रम आता है वहाँ पे, शायद दूसरा हो या तीसरा क्रम। तो ये जो है कई बरसों, कई दशक से चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी एक बहुत मैच्योर इकोनॉमी हो गई है। इंडिया की अभी भी शुरुआत हुई। हम तो सिर्फ $2000 पर कैपिटा पे है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम 5, 10, 15 साल में $5000, $10,000 की पर कैपिटा होगी तो अर्थतंत्र, इकोनॉमी और हमारे मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है, वो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट समीर अरोड़ा से बात कर रहा था, वो डेटा दे रहे थे कि 15 साल में इंडियन मार्केट ने वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को भी आउट परफॉर्म किया है और डॉलर टर्म्स में भी एस&पी को और यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो एक गर्व की बात है और ये आपको बता रहा है कि कैसे लॉन्ग टर्म में इक्विटी में आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। देखिए 12-13% का कंपाउंडिंग 15 साल में बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट करता है। तो नीलेश, एक दो बड़े सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल्स की, क्योंकि इंडिया में एक बुल मार्केट के साथ वो सिनोनिम हो गया है कि जब भी बुल मार्केट आती है फाइनेंशियल्स उसको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा है खास तरीके से
जिस तरीके से ICICI बैंक, SBI, ये सब स्टॉक्स जो डोमेस्टिक पूरा इकोनॉमी को केटर करते हैं, उनमें जिस तरीके की तेज़ी आई है, आपको लग रहा है कि ये लीडरशिप पॉकेट यही रहने वाली है? ये जो लीडर्स हैं इनकी लीडरशिप पोजीशन बनाए रहेगी क्योंकि उनकी साइज इतनी बड़ी है और साइज के बहुत बेनिफिट्स है, खास करके ये सेक्टर, ये क्षेत्र में जो बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन जो सराहनीय बात ये है कि जो सेकंड लेवल ऑफ बैंक्स है, अगर आप टॉप 3-4 बैंक को अगर साइड में रखें और बाकी जो बैंक्स हैं उनके जो पिछले 5-10 साल में जो उनके चैलेंजेस थे एसेट क्वालिटी को लेके या ग्रोथ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को जो है, या उनकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज क्रिएट करने में, ये सारे जो चैलेंजेस है अभी पीछे रह गई है। और आज की तारीख में इनकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत हो गई है, एसेट क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स थे वो पीछे रह गए हैं, उनके कासा रेशियोज वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। और उसके अलावा जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, आप सोचिए कि अभी भी जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है वो 16% है। तो कई बैंक्स के लिए 20 से 25% जो लोन ग्रोथ करना वो बहुत ही मुमकिन है, बहुत ही पॉसिबल है। और उसका जो इम्पैक्ट है उनके अर्निंग्स पे, उनके मुनाफे में, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है। तो जो बड़े बैंक्स हैं वो तो बड़े ही रहेंगे और मजबूत होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बैंक्स हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि उनके जो नतीजे हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो और भी अच्छा हो सकता है बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में। इस पे मैं एक्चुअली आपका फॉलोअप चाहता था, क्योंकि पिछले 6 महीने में आप मूव देखिए फेडरल बैंक में या सिटी यूनियन बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ज़बरदस्त मूव हो। ये IDFC फर्स्ट बैंक, ये सबके सब बैंक्स, इंडसइंड बैंक, 3 महीने में मेरे ख्याल 60 से 70% ये स्टॉक्स भागे हैं। नीलेश, वैल्यूएशन वाइज आप कह रहे हैं कि अभी भी इनमें स्कोप है? इनमें स्कोप है क्योंकि अभी भी ये सारी जो बैंक्स है ये शायद जो ट्रेलिंग बुक वैल्यू पे तकरीबन 1.5 टाइम्स के आसपास इनका वैल्यूएशन है, मे बी 1.5 1.75 का रेंज है। और अगर 20-25% इनकी ग्रोथ आती रहती है, जो हमें लग रहा है कि अगले 2-3 साल तक तो आएगी ये इस टाइप की ग्रोथ, तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जब वो होता है तब इनके वैल्यूएशंस भी और भी री-रेट होती है। तो बहुत संभव है कि बुक वैल्यू खुद एक पर्टिकुलर रेट पे ग्रो होगा, और अगर ये जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है जो 1.5 का 2.5 हुआ, तो जो रिटर्न्स जो आ सकते हैं इनके स्टॉक प्राइसेस पे वो और भी अच्छे आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नीलेश ने बोली। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स 10 या 15% से कंपाउंड होती है तो उसका स्टॉक क्यों 15-20% पे कंपाउंड हो जाता है? क्योंकि जो मार्केट उसको फिर वैल्यूएशन देता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो आप प्राइस टू बुक या प्राइस टू अर्निंग्स देते हैं, अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनता जाता है तो इसके लिए, इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो अपनी अर्निंग्स ग्रोथ का जो स्टॉक्स है उससे ज़्यादा कंपाउंड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टॉक मार्केट्स में। नीलेश, आपने एक IT सेक्टर को पिछले 3 दशक से देखा है, करीब करीब देखा है। इस समय जो चल रहा है IT में, ये जो बेयर मार्केट चल रही है, ये सिर्फ जो पिछले 3 साल में एक्सेसेस हो गए थे उसको अनवाइंड कर रहा है, या फिर ये एक तरीके से कुछ बता रहा है कि जो US में प्रॉब्लम है उसको लेके एक लंबी बेयर मार्केट आ सकती है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि जो एक्सेसेस हुए थे कैलेंडर ईयर 2021 में, जो काफ़ी एक्सेसेस हुए थे, वो एक्सेसेस का एक मानो के एक मीन रिवर्जन हो रहा है, एक करेक्शन सा हो रहा है। और ये एक्सेसेस क्यों हुई थी? 2 कारण है। पहली बात, इन सब कंपनीज के जो रेवेन्यू ग्रोथ था, जो टर्नओवर ग्रोथ था, वो हो रहा था क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग कर रही थी। हर कंपनी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना था, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स करनी थी, इसीलिए जो उनके बजट्स पे ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं थे, वो खर्चा करने को तैयार थे, जिनका सीधा बेनिफिट हमारी IT कंपनीज को हो रहा था। दूसरा बड़ा जो बेनिफिट था, इनके मार्जिन्स काफ़ी एक्सपैंड हुए थे। कई कंपनियों के तो मतलब 200-300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, क्योंकि ट्रैवल का खर्चा नहीं था, डेवलपमेंट सेंटर्स बंद थे, वर्क फ्रॉम होम था, वगैरह वगैरह। ये सारे जो अलग अलग कारण है उसकी वजह से मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे थे। और उसके चलते, और जब भी ग्रोथ आती है, जो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आती है, तो मार्केट हमेशा उसको एक्स्ट्रा वैल्यूएशन देता है, और वही एक्स्ट्रा वैल्यूएशन अभी करेक्ट हो रहा है क्योंकि मार्जिन्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, ग्रोथ नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ये एक ऐसा पीरियड आएगा जो अगले मेरा ये मानना है कि तकरीबन 2 से 4 क्वार्टर का एक पीरियड आएगा जहां पे करेक्शन काफी हो चुका है, लेकिन ये सेक्टर जो है अभी कंसोलिडेशन में जाएगा।
ठीक है। तो 25 से 50% का प्राइस करेक्शन हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से प्राइस करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो मार्केट परफॉर्मर रहेगा अगले 2 से 4 क्वार्टर पे, और फिर वापस एक नए अपट्रेंड में तो ये जो 2 से 4 क्वार्टर का पीरियड है नीलेश, इसमें ये जो एक वैल्यूएशन थी, हम इन्फोसिस की जब बात करते थे तो वो 17-18 टाइम्स पे ट्रेड करता था, टीसीएस थोड़ा ज़्यादा ट्रेड करता था, एक न्यू नॉर्मल बन गया था 30 टाइम्स, तब उससे वो वापस आ गया। तो अब ये कहाँ जाके आपको लग रहा है कि किस प्राइस पॉइंट पर रफली आकर सेटल करेगा इस कंसोलिडेशन के बाद? मेरा ऐसा मानना है कि 25 पी मल्टीपल जो है वो एक फेयर पी मल्टीपल माना जा सकता है। 30 एक्सेस है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वापस 18 या 20 पी मल्टीपल पे शायद नहीं आएंगे, अनलेस हमारे यहाँ कोई 2008 वाला सिचुएशन होता है, या 2020 वाला सिचुएशन होता है, या 2001 वाला सिचुएशन होता है। वो उसमें तो पूरी मार्केट करेक्ट होगी, 25 टाइम न्यू नॉर्मल लेकिन है। 25 मेरे हिसाब से बड़ी कंपनीज के लिए 25 एक न्यू नॉर्मल है। चलिए ठीक है, 25 न्यू नॉर्मल है, इसका मतलब है 18-20 ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, अगर आ गया तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो आपको ध्यान रखना। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।